चलो, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सुने हो नाम? सुने हो डिस्पर्शन ऑफ लाइट? पढ़ाया गया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? कहाँ भी पढ़े थे? प्रिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़े थे ना। प्रिज्म जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा वहीं पे पढ़ाया गया होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट को रिवाइज करते हैं, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद टाइम बचेगा तो हम लोग YDSE पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE नाम सुने हो ना। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टॉपिक अपन लोग रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आइडिया है क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दोनों में से किसी को आइडिया है? हाँ। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। एंगल ऑफ डेविएशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बैठ जाओ। देखो, होता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो हमारा वाइट लाइट होता है, वाइट लाइट इतना पता होगा कि वो 7 कलर्स ऑफ लाइट से मिलकर के बना होता है। तो जितने भी वाइट लाइट होते हैं वो 7 कलर ऑफ लाइट से मिलकर के बने होते हैं। और उस वाइट लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, 7 कलर में टूट जाता है। और 7 कलर कौन कौन से होते हैं? विवग्योर। तो वाइट लाइट रेज का प्रिज्म से जब पास होना, प्रिज्म से पास होता है तो 7 कलर्स ऑफ लाइट में स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया? इसको अपन लोग देख लेते हैं क्योंकि ये रह गया था शायद। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म में हम लोग पढ़े थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट को देख लेते हैं और इनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट सबको पता है क्या होता है। पहले फिनोमेना अपन लोग लिख लेते हैं। ए फिनोमेना इन विच, ए फिनोमेनन इन विच white light rays, white light when passes through a prism, when white light passes through a prism, it splits in 7 color of light, 7 color of light। और वो 7 कलर कौन कौन से हैं? विवग्योर, 7 color of light विवग्योर। इट स्प्लिट्स इन 7 color of light विवग्योर, कॉल्ड एज, इस फिनोमेना को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। ये एक्चुअली में 10th का ही एक टॉपिक ही है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यही हमारा क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
जब हम किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कलर ऑफ लाइट में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, जहां पे प्रिज्म पढ़ाया जाता है वहीं पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी पढ़ाया जाता है। अब सबको पता है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट जो होता है ये 7 कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। ये 7 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के ये व्हाइट लाइट बनता है। और ये 7 कलर कौन कौन से हैं भाई, जिसको हम लोग जानते हैं विग्योर के नाम से। किसके नाम से, विग्योर के नाम से जानते हैं। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज एंड आर मतलब रेड। अब सबको पता होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, यानी अगर हम वायलेट से रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस। और चूंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाने पे, यानी वायलेट से रेड की ओर जाने पे वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का। यानी अगर हम बोल दें कि लेमडा वी जो होगा, यानी वायलेट कलर का जो लेमडा होगा, मतलब वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा वो रेड कलर के वेवलेंथ से छोटा होगा। अरे बोलो है ना, यानी लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। ये सबको पता है। चलिए अब एक चीज और ध्यान से समझना, जब इस लाइट रेज को, व्हाइट लाइट रेज को जब हम एक प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 7 कलर ऑफ लाइट में स्प्लिट हो जाता है। चलो अब इसको समझते हैं एक प्रिज्म बना करके। तो मान लेते हैं मेरे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है ये सबको पता है, ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है, ग्लास का। ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, सबको पता है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हम किसी व्हाइट लाइट रेज को इस प्रिज्म पे इंसिडेंस करवाते हैं, ये हो गया व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट। अगर हम किसी, चूंकि ये व्हाइट लाइट 7 कलर के कॉम्बिनेशन है, इसके कॉम्बिनेशन है 7 कलर के कॉम्बिनेशन है, ये विग्योर के कॉम्बिनेशन है। ये 7 कलर का मिक्सचर कैसा दिखता है, व्हाइट। ये 7 कलर का मिक्सचर हमें कैसा दिखता है, व्हाइट लाइट दिखता है। तो जब हम किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म पे इंसिडेंस करवाते हैं तो ये मान लेते हैं ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया इसका। कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना भाई, तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिए। नॉर्मल से कितने एंगल पे ये व्हाइट लाइट इंसिडेंस कर रहा है, आई एंगल पे ये व्हाइट लाइट इंसिडेंस कर रहा है। तो अब होगा क्या, ये प्रिज्म क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा 7 कलर ऑफ लाइट में। इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा 7 कलर ऑफ लाइट में, यानी 7 कलर का लाइट अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएगा। अब यहां से जो लाइट रेज निकलेंगे उस व्हाइट लाइट नहीं निकलेगा, यहां से रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन होगा ना, लाइट रेज 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है। अगर इधर हम एयर मान रहे और ये हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म तो ग्लास का बना होता है ना भाई, तो एयर हमारा रेयर मीडियम हो गया, समझ रहे हो ना बात को, दिस इज रेयर मीडियम। और प्रिज्म कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा ये व्हाइट लाइट, तो ना केवल नॉर्मल की ओर बेंड करेगा बल्कि ये 7 कलर ऑफ लाइट में टूट जाएगा। ये तो आपने पढ़ा होगा ना रे ऑप्टिक्स में, जब आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि जब लाइट रेज
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, तो ये लाइट रे सीधा ना जा करके नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, जाना चाहिए था सीधा पर ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, इधर बेंड करेगा। क्या व्हाइट लाइट ही रहेगा या फिर ये 7 कलर ऑफ लाइट में ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। 7 कलर ऑफ लाइट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 7 कलर ऑफ लाइट में जो विबग्योर है इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से लाइट का, कौन से कलर ऑफ लाइट का डेविएशन ज्यादा होगा और कौन से कलर ऑफ लाइट का डेविएशन कम होगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉची, उन्होंने एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन का नाम कॉची इक्वेशन पड़ा, कॉची इक्वेशन, कॉची इक्वेशन। तो उसको अपन लोग बोल रहे हैं कॉचीज इक्वेशन। ये कॉचीज इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है बट समझने के लिए जरूरी है ये समझाना। कॉचीज इक्वेशंस क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय लेमडा का स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय लेमडा पे पावर 4 प्लस डी डिवाइडेड बाय लेमडा पे पावर 6 प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते रहता है। ये इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। ये हमारा क्या कहलाता है, कॉचीज इक्वेशन, वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे ये क्या है, कांस्टेंट है। वेयर ए बी सी ये सब क्या है, कांस्टेंट है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है लेमडा। म्यू क्या है, म्यू है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, या आप बोल सकते हो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल दो आप यहां से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, इसको इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लेमडा स्क्वायर के। अब एक बात बताओ, लेमडा जिसका ज्यादा होगा, लेमडा जिसका ज्यादा होगा म्यू उसका कम होगा, लेमडा जिसका ज्यादा होगा म्यू उसका कम होगा। अरे बोलो, लेमडा जिसका ज्यादा होगा म्यू उसका कम होगा और लेमडा जिसका कम होगा म्यू उसका ज्यादा होगा। ये हमारा कॉचीज इक्वेशन है। तो कॉचीज इक्वेशन रिलेशन बताता है किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट में हमारा रिलेशन बताता है कॉचीज इक्वेशन। तो अगर लेमडा जिसका कम होगा म्यू ज्यादा होगा, लेमडा जिसका ज्यादा होगा म्यू उसका कम होगा। तो एक बात बताओ, ये जो प्रिज्म है ना, ये जो प्रिज्म है ये अलग अलग कलर के लाइट के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। हालांकि देखो एयर के रिस्पेक्ट में, एयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में प्रिज्म तो हमेशा डेंसर मीडियम ही होगा ना, लेकिन समझो बात को कि हो क्या रहा है, ये प्रिज्म अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो वायलेट का लेमडा सबसे कम है, तो वायलेट के लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे केवल वायलेट लाइट को यहां इंसिडेंस करवाता तो वायलेट लाइट के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। वहीं पे अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर का लेमडा ज्यादा है तो म्यू कम होगा, तो रेड कलर के लिए ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा। हालांकि डेंसर मीडियम ही रहेगा, एयर के कंपैरिजन में ये डेंस ही रहेंगे, लेकिन वायलेट के कंपैरिजन में ये ज्यादा डेंस होगा। अरे बोलो, और रेड के कंपेयर में ये कम डेंस होगा। कैसे? क्योंकि यहां से हमें पता है ना, अभी अभी हमने बताया है कि भाई लेमडा किसका ज्यादा है, लेमडा किसका ज्यादा है, रेड का। अरे बोलो है ना, लेमडा किसका ज्यादा है, रेड का। तो अगर लेमडा रेड का ज्यादा है तो रेड का म्यू कम हो जाएगा ना, किससे, वायलेट से। समझ रहे हो ना? इसका मतलब मैं यहां से साफ साफ यहां से दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि चूंकि
लेमडा यहां पे लिखे हैं ना, कहीं पे पिछले पेज में लिखे थे, रेड कलर का लेमडा ज्यादा है किससे? वायलेट कलर से। तो म्यू तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, और जिसका लेमडा कम होगा उसका म्यू ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, लेमडा ज्यादा किसका है? रेड का। किससे? वायलेट से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम हो जाएगा, वायलेट का ज्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए ये प्रिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। किसी भी कलर ऑफ लाइट की बात करिए, 7 कलर ऑफ लाइट के कंपैरिजन में ये हमेशा डेंसर मीडियम ही होगा प्रिज्म। अरे बोलो। लेकिन अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए ये कभी ज्यादा डेंस होगा, कभी कम डेंस होगा। जैसे अगर मैं यहां पे वायलेट लाइट को इंसिडेंस करवाता, व्हाइट लाइट को नहीं, वायलेट लाइट को, वायलेट कलर के लाइट को अगर मैं इंसिडेंस करवाता, तो वायलेट कलर के लिए म्यू ज्यादा है ना भाई, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब ये प्रिज्म ज्यादा डेंस होता। किसके कंपैरिजन में? वायलेट लाइट के कंपैरिजन में ये प्रिज्म ज्यादा डेंस होता। अरे बोलो आए ना। और रेड कलर का म्यू कम है, तो रेड कलर का लाइट अगर मैं इंसिडेंस करवाता, तो रेड कलर के लाइट में अभी भी ये प्रिज्म डेंसर मीडियम ही होगा, पर कम डेंसर होगा। यानी वायलेट कलर के कंपैरिजन में ये ज्यादा डेंस होगा, और रेड कलर के कंपैरिजन में ये कम डेंसर होगा। डेंसर तो सातों कलर के लाइट के लिए होगा, क्योंकि ये जो लाइट रेज आ रहा है वो रेयर मीडियम से आ रहा है, इंटर कर रहा है डेंसर मीडियम में। तो प्रिज्म तो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में हमेशा डेंसर मीडियम ही होंगे। लेकिन अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए कभी प्रिज्म ज्यादा डेंस होगा और कभी प्रिज्म कम डेंस होगा। तो वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म ज्यादा डेंस होगा, और रेड कलर ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म कम डेंस होगा। अब याद करो, आपके भी टीचर सुधांशु सर पढ़ाए होंगे, सुधांशु सर पढ़ा रहे थे ना, और हम भी पढ़ाए क्लास के अंदर। एंगल ऑफ प्रिज्म, जब हम लोग ये प्रिज्म पढ़ रहे थे तो हमें एक फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला बताया गया था? ध्यान से सुनना। हमें एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन बताया गया था। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, याद करो, म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये याद है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। अरे बोलो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म के अंदर ही पढ़ाया है, देखना वहां पे मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है। तो उसी को रखेंगे ना तो आ जाएगा आगे। आगे ये फॉर्मूला भी बताए होंगे, देखना आगे रिलेशन होगा एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म। दिखाओ। अच्छा, I प्लस ई, एक बात बताओ, यहां से अगर हम रिलेशन देखें, ये वाला इक्वेशन में डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो आई प्लस ई माइनस ए, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, इसको और रिलेट करेंगे, तो यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, और म्यू माइनस 1 और यहाँ पे मतलब इसी से आगे अगर हम और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है ना? चल, ये सब फॉर्मूला स्नेल्स लॉ लगाने पे आता है, बात समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक बात बताओ, सीधा सीधा तुमको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे बोलो, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या? जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, और जिसका म्यू कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। म्यू किसका ज्यादा है बताओ? अरे बोलो, म्यू किसका ज्यादा है? वायलेट कलर का। तो डेविएशन भी किसका होगा ज्यादा? वायलेट कलर का। और म्यू किसका कम है? रेड कलर का। तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड का क्या होगा? कम होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन उसका ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर ऑफ लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का क्या हो जाएगा, ज्यादा। किससे? रेड कलर से। कितने लोग को क्लियर हो गया ये चीज? आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब जब हम यहां से व्हाइट लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे प्रिज्म के सरफेस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद जब ये 7 कलर ऑफ लाइट में ये स्प्लिट होगा तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर ऑफ लाइट का, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड कलर ऑफ लाइट का। आगे बात समझ में? सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर ऑफ लाइट का, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड कलर ऑफ लाइट का। बाकी इन दोनों के बीच में बाकी 5 कलर का डेविएशन होगा। आगे बात समझ में? तो हम लोग जनरली 2 का देखते हैं, एक सबसे ज्यादा डेविएशन और सबसे कम, और एक मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन की बात भी करेंगे, यानी 3 ही हम लोग देखेंगे, सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाला और बीच वाला। सबसे ज्यादा, सबसे कम और बीच वाला, बस 3 ही की बात करते हैं। तो इसको अगले पेज पे लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखना। ये समझ में आ गया? यहां पे हमें ये पता चल चुका है कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के सरफेस पे इंसिडेंस करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट कलर का। सबसे कम, सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा वायलेट कलर का लाइट, और सबसे कम डेविएट करेगा रेड कलर का लाइट। क्लियर हो गया चीजें? और ये कैसे आया, इस वाले रिलेशन से आया। हमें कैसे पता चला कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो कॉचीज इक्वेशन से। किससे? कॉचीज इक्वेशन से। तो कॉचीज इक्वेशन से हमें यह मालूम चल गया कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और ये रिलेशन से हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर के लिए ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए कम होगा। अब चलिए डिस्पर्शन को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहां डिस्पर्शन होगा। ये हो गया प्रिज्म, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमने यहां से क्या किया, एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंस करवाया, एक व्हाइट लाइट रेज को हमने यहां पे इंसिडेंस करवाया, व्हाइट लाइट को हमने इंसिडेंस करवाया। ये हो गया नॉर्मल भाई साहब, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये नॉर्मल है। अब जब यहां से ये स्प्लिट होगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधा चला जाता ना, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रेज सीधा चला जाता। लेकिन प्रिज्म क्या है, प्रिज्म लाइट को बेंड कर रहा है ना, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा। चूंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट रेज नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, तो यहां से लाइट रेज नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, और सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वायलेट कलर के लाइट का, और सबसे कम डेविएशन होगा रेड कलर के लाइट का। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन यहां रेड कलर के, सबसे कम डेविएशन रेड कलर के लाइट का होगा, तो सबसे कम डेविएशन रेड कलर के लाइट का हुआ, दिख रहा है? सबसे कम डेविएशन रेड कलर के लाइट का हुआ, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर के लाइट का। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर के। इस तरीके सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर के लाइट का। ये हमारा कौन सा लाइट हो गया, रेड, और ये कौन सा हो गया, अरे बोलो। अब इस वाले सरफेस से भी हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ना। अब ये रेयर से डेंसर में जा रहा था, अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा ये, तो यहां एक नॉर्मल इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, और इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, इसके लिए ये नॉर्मल हुआ ना भाई, और इसके लिए ये नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, ये लाइट रेज जो बेंड करेगा, ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर बेंड कर गया, और बोलो, और ये भी नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, ये भी हमारा लाइट रेज नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। तो फाइनली इस तरीके से हमारा स्क्रीन के ऊपर, यहां पे हमने एक स्क्रीन लगा दिया, यहां पे हमने क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया, और स्क्रीन के ऊपर
ये हमें 7 कलर ऑफ लाइट स्प्लिट होकर के मिल जाता है। ये स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, या आप इसी को स्पेक्ट्रम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम। ये हो गया रेड कलर वाला और ये हो गया वायलेट। बाकी और जो बचे हुए कलर्स हैं वो इनके बीच हो जाएगा। क्या होगा? इनके बीच। तो ये कौन सा है? वायलेट, और ये क्या है? रेड। इस तरीके से ये हमारा फिगर हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। यही है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आगे समझ में ये डायग्राम? ये हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। सर ये तो 2 ही कलर हुआ, बाकी का 5 कलर बीच में। तो 5 कलर में हमारा कौन कौन सा कलर होगा? विबग्योर ना, विबग्योर। अब देखो 2 तो हमें मिल चुका है ना, ये दोनों, ये हो चुका है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा वाला डेविएशन और सबसे कम वाला डेविएशन को दिखाते हैं और एक मीन डेविएशन को दिखाते हैं। मीन का मतलब बीच वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच तो भाई इधर से भी ये ग्रीन आ रहा है, इधर से भी ये ग्रीन आ रहा है, इसको मीन होना चाहिए था। अरे बोलो, इधर से भी ये चौथे नंबर पे है और इधर से भी ये चौथे नंबर, तो मीन तो ये होना चाहिए था। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि मीन ग्रीन नहीं है, मीन येलो कलर ऑफ लाइट है। तो येलो कलर ऑफ लाइट मीन कलर ऑफ लाइट है। येलो कलर ऑफ लाइट को हम लोग मीन कलर ऑफ लाइट बोलेंगे। ये हमारा मीन है, मीन कलर है ये, दिस इज मीन कलर। तो येलो वाला मीन कलर वाला लाइट होगा, यानी यहां से येलो वाला होगा। देखो ये मीन कलर ऑफ लाइट, ये हो गया, दिस इज मीन कलर ऑफ लाइट। तो यहां पे होना चाहिए था क्या? ग्रीन ना। मीन किसको होना चाहिए था? ग्रीन को। बट जब प्रैक्टिकल किया गया तो येलो मीन कलर ऑफ लाइट निकल करके आया, यानी इसका एंगल ऑफ डेविएशन, मीन एंगल ऑफ डेविएशन किसका आया? ग्रीन का नहीं, येलो का आया। इसलिए येलो हमारा क्या हो गया? मीन कलर ऑफ, येलो हमारा हो गया मीन कलर ऑफ लाइट। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट को दिखाते हैं। अब देखो ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधा चला जाता। प्रिज्म लाइट को क्या कर दिया? बेंड कर दिया। तो रेड कलर ऑफ लाइट को भी बेंड किया और वायलेट कलर ऑफ लाइट को भी बेंड किया। सबसे ज्यादा किसको बेंड किया? सबसे कम किसको बेंड किया? सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। इसको भी हम थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और इसको भी हम थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला जो हमारा हो गया, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर डेल्टा आर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर डेल्टा वी, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो, जिसको मीन एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ये कितने लोग को क्लियर हो गया बताइए? आ रहा है बात समझ में? सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आर रेड कलर का, सबसे ज्यादा वायलेट कलर का, और मीन एंगल ऑफ डेविएशन किसका? इनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन किसका? येलो कलर का। अब यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मतलब 2 फॉर्मूला पूछा जाता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपन लोग देखेंगे यहां पे, एंगुलर डिस्पर्शन। आपसे इसके अंदर एंगुलर डिस्पर्शन पूछा जाएगा, एंगुलर डेविएशन नहीं, एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर पहला फॉर्मूला आपसे क्या पूछा जाता है? एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन है क्या, कैसे निकालेंगे? तो इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। ये प्रिज्म व्हाइट लाइट को इसके ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड किया है, यही एंगुलर डिस्पर्शन हो। कोई प्रिज्म किसी व्हाइट लाइट रेज को उसके ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट किया है, कितना डिस्पर्स, मतलब कितना एंगल ऑफ डेविएशन से उसको डेविएट किया है, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन।
बात समझ में आ गया? कोई प्रिज्म किसी व्हाइट लाइट को उसके एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट किया है, ये हमारा क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन कैसे निकालोगे? एंगुलर डिस्पर्शन निकलेगा सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन को माइनस कर देंगे सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन। तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? वायलेट का। तो डेल्टा वी में माइनस कर देंगे किसको? डेल्टा आर को। तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहां पे बता दिया आपको। एंगुलर डिस्पर्शन पूछा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट टॉपिक के अंदर, आपसे सवाल पूछेगा डायरेक्ट एंगुलर डिस्पर्शन पे, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, वेयर डेल्टा वी इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, और डेल्टा आर क्या? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। ये दोनों दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, आप यहां रख दोगे, सोल्व कर दोगे, क्या मिल जाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूला को। हमने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा था म्यू और डेल्टा, और म्यू में हमने अभी अभी एक रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया? डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मुझे वायलेट कलर के लिए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो। और मुझे अगर रेड कलर के लिए लिखना होगा तो डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम यहां क्या करेंगे? डेल्टा वी का वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा आर का वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे, तो एंगुलर डिस्पर्शन का एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा। अरे बोलो। जनरली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी की जगह पे क्या रखोगे? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर की जगह पे क्या रखोगे? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहां रख करके देखो कि क्या आता है, तो रख करके देखो, यहां पे फॉर्मूला में रख करके देखो। तो एंगुलर डिस्पर्शन का एक फॉर्मूला तो ये था ना, एंगुलर डिस्पर्शन का एक फॉर्मूला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और बोलो है ना? अब डेल्टा वी की जगह क्या रखोगे बताओ? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए और माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब ए दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां म्यू वी माइनस 1 और माइनस म्यू आर, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए। माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो क्या आ गया देखना, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये एंगुलर डिस्पर्शन का एक और फॉर्मूला मिलेगा। तो बुक में यही फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला। ये बुक में फॉर्मूला, मॉड्यूल में फॉर्मूला ये मिलेगा। आप दोनों फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये याद रहेगा तभी तो ये याद रहेगा आपसे। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी की जगह पे ये रख दिए, डेल्टा आर की जगह पे ये रख दिए। तो सोल्व करने के बाद एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये था एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में फॉर्मूला, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में फॉर्मूला है। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर हो गया? इसके अंदर सेकेंड फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है वो होता है डिस्पर्सिव पावर। दो ही फॉर्मूला होता है इसके अंदर, एक होता है एंगुलर डिस्पर्शन और दूसरा होता है डिस्पर्सिव पावर। अब ये डिस्पर्सिव पावर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या याद रखना है? डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड में मीन डेविएशन। ये किसका फॉर्मूला हो गया? डिस्पर्सिव पावर का। डिस्पर्सिव पावर का क्या फॉर्मूला हो गया? एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। अब एक बात बताओ,
मीन डेविएशन क्या होगा, यहीं से मीन डेविएशन मिल जाएगा। मीन डेविएशन तो येलो कलर के लिए होगा ना, तो मीन डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो क्या हो गया, इसी को हम बोल रहे हैं मीन डेविएशन। इसी को क्या बोला जा रहा है, मीन डेविएशन। बुक में मॉड्यूल में कई बार मीन डेविएशन के लिए डेल्टा वाई सिंबल ना यूज करके डेल्टा एम सिंबल यूज कर लेता है, क्या, डेल्टा एम। तो इसको आप डेल्टा एम भी बोल सकते हो। डेल्टा एम का मतलब मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कौन से कलर का, येलो कलर का। तो डेल्टा वाई लिखो या फिर डेल्टा एम लिखो, एक ही चीज है। क्या है फॉर्मूला, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। कई बार येलो कलर के लाइट के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वाई की जगह केवल क्या ले लेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहां से मुझे मीन डेविएशन मिल गया और ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन। रख दो तो क्या मिल जाएगा, डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से बताना। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बन गया एंगुलर डिस्पर्शन। अभी अभी देखा, वायलेट कलर का डेल्टा मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और डिवाइड में डेल्टा वाई। मीन डेविएशन तो डेल्टा वाई है ना, या डेल्टा एम भी लिख सकते हो। और अभी अभी इसको हमने सोल्व किया है तो ये लिखा है ना भाई, बताओ। तो हम इसको इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू ए और डिवाइड में डेल्टा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ। डेल्टा वाई की जगह लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए क्या हो गया, कट गया। तो यहां से डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर और डिवाइड में म्यू वाई। म्यू वाई की जगह पे और क्या लिखा हो सकता है, म्यू एम लिखा हो, म्यू केवल म्यू लिखा हो सकता है। आगे हमारे समझ में, यानी इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिस्पर्सिव पावर को ऐसे भी लिख सकते थे। म्यू वी माइनस म्यू आर, ए से ए तो कट गया ना, और डिवाइड में म्यू वाई की जगह केवल म्यू भी लिख सकते हो। -1 कैसे भाई, अच्छा -1, सॉरी, हाँ -1 तो रहेगा ना, -1 केवल एक कटा है ना, अरे केवल एक कटा है, -1 तो रहेगा ना। ये क्या हो जाएगा, म्यू ध्यान रहे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, ये लो वहां पे लिख चुके हैं। यही था हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ही फॉर्मूला इसके अंदर याद रखना है। एक तो आपको एंगुलर डिस्पर्शन याद रखना है, दूसरा डिस्पर्सिव पावर याद रखना है। एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये रिलेशन से निकाल लो। और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद रखो, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। क्लियर हो गया ये चीजें, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। चलिए क्लियर हो गया। बाकी इनके बीच में ही सब होगा ना, बाकी 7 में से 3 कलर यहां दिखा दिए, बाकी बचा 4 कलर इनके बीच में होगा। वो 4 कलर को हम नहीं दिखाते हैं, हम सबसे कम डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन और मीन डेविएशन की बात करते हैं। बाकी अलग अलग कलर के हमें डेविएशन से कोई मतलब नहीं है। यही था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब इसके अंदर एक टॉपिक और होता है, और वो टॉपिक होता है, हालांकि वो सिलेबस में उतना नहीं है और वहां से सवाल उतना नहीं पूछता है। इसी के अंदर हमें 2 टाइप का डिस्पर्शन पढ़ना है। एक तो पढ़ना है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, और एक पढ़ना है आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसको हम सेकेंड बोल देते हैं। और पहला पढ़ना है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये 2 टाइप का डिस्पर्शन होता है। कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला टाइप का क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, और दूसरा टाइप का क्या है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। दोनों अलग अलग चीज है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन
और दूसरा क्या है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। मतलब समझो इसका, व्हाइट लाइट का डेविएशन तो हो रहा है पर वो उसका डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। डिस्पर्शन का मतलब 7 कलर में स्प्लिट होना, 7 कलर ऑफ लाइट में स्प्लिट होना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट लाइट, व्हाइट लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे, वो जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो डेविएट तो करेगा पर वो स्प्लिट नहीं होगा। डिस्पर्शन नहीं हो रहा है मतलब विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। डिस्पर्शन का मतलब होता है 7 कलर ऑफ लाइट में स्प्लिट होना। इसका मतलब डिस्पर्शन नहीं हो रहा है तो केवल क्या होगा, डेविएशन होगा। यानी व्हाइट लाइट को इंटर किए, व्हाइट लाइट ही निकला लेकिन डेविएट हुआ है, लेकिन क्या नहीं हुआ, डिस्पर्श नहीं हुआ, 7 कलर ऑफ लाइट में नहीं टूटा। आया बात समझ में। और दूसरा टाइप का क्या है, देखो डिस्पर्शन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। आया बात समझ में। इस बार 7 कलर ऑफ लाइट में टूटेगा पर डेविएट नहीं करेगा। आया बात समझ में। तो ऐसे ही सिंपल्स एकदम पता चल रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है सेकंड वाले में लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। पहले वाले में डेविएशन हो रहा है पर स्प्लिट नहीं हो रहा है, यानी डिस्पर्शन नहीं होगा, डेविएशन होगा। डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं होगा ना भाई। आराम बोलो। अगर डेविएशन हो रहा है तो डेल्टा कुछ तो कुछ मिलेगा ना, जीरो तो नहीं मिलेगा। और यहां डेविएशन ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, जीरो तो नहीं होगा। और अगर डेविएशन नहीं हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन जीरो होगा। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट इक्वल टू जीरो और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन इज, आया बात समझ में। इसमें केवल डेविएशन होगा तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा और इसमें केवल डिस्पर्शन हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन जीरो होगा। और इन दोनों को हम लोग डायग्राम से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। फिर से बोल रहे हैं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट इक्वल टू, क्या नहीं होगा, 7 कलर ऑफ लाइट में स्प्लिट नहीं होंगे। ऐसा कब पॉसिबल है सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, डिस्पर्शन तो होगा ही होगा। जब भी हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे डिस्पर्शन तो होना ही है, तो विदाउट डिस्पर्शन ऐसे कैसे हो सकता है। जब हम प्रिज्म से किसी व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे तो डेफिनेटली वो 7 कलर ऑफ लाइट में स्प्लिट होगा, तो डिस्पर्शन तो हमेशा होगा। प्रिज्म से डिस्पर्शन तो व्हाइट लाइट का हमेशा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास भी करवा दिए और डिस्पर्शन भी नहीं हुआ। ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ये पॉसिबल है पर सिंगल प्रिज्म से पॉसिबल नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म। हाँ, ये 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में ऐसा पॉसिबल है। आगे बात समझ में। एक प्रिज्म से तो हमेशा डिस्पर्शन होगा, लेकिन 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ले इस तरीके से कि उसमें डिस्पर्शन ना हो, तो इसके लिए मुझे 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा। तो एक प्रिज्म हमने ऐसे लगाया और दूसरे प्रिज्म को हमने उल्टा करके लगाया, दूसरे प्रिज्म को हमने उल्टा करके लगाया, दूसरे प्रिज्म को हमने उल्टा करके लगाया इस तरीके से। इस तरीके से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म। एक को इन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, इन्वर्टेड। इस तरीके का 2 प्रिज्म का अगर हम कॉम्बिनेशन लें तो व्हाइट लाइट रेज को जब हम पास करवाएंगे तो पहले प्रिज्म से तो डिस्पर्शन होगा,
लेकिन जैसे ही वो 7 कलर ऑफ लाइट दूसरे प्रिज्म में इंटर करेगा, वापस से कंबाइन होकर के व्हाइट लाइट रेज बन करके निकलेगा। तो सिंगल प्रिज्म से तो हमेशा डिस्पर्शन होगा, लेकिन अगर 2 प्रिज्म ले ले तो ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होगा कि डिस्पर्शन ना हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन सिंगल प्रिज्म से पॉसिबल नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म से पॉसिबल है। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मान लेते हैं ए है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म अलग अलग होना चाहिए। अरे बोलो हाँ है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। क्या है? म्यू डैश। अलग अलग है, समझ रहे हो ना। दोनों अलग अलग क्रिस्टल, दोनों अलग अलग ग्लास का बनाना। देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो गया तो दोनों का अलग अलग मटेरियल ही होगा। अब देखना, ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, पहले प्रिज्म के सरफेस पे हमने एक व्हाइट लाइट रेज को इंसिडेंस करवाया। दिस इज व्हाइट लाइट। तो क्या होगा, ये 7 कलर में टूटेगा। सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड कलर का। तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड कलर का। अरे बोलो। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट कलर का। तो सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वायलेट कलर का, सबसे कम डेविएशन रेड कलर का, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट कलर का। सबसे ज्यादा डेविएशन हो गया वायलेट कलर का। डेविएशन तो हुआ सर, आप तो बोल रहे थे डेविएशन नहीं हुआ, मतलब आप तो बोल रहे थे डिस्पर्शन नहीं होगा। डिस्पर्शन तो हुआ, लेकिन जैसे ही ये, और मीन कलर भी आपको पता है ना, मीन कलर का भी होगा। येलो हो गया मीन कलर का, हो गया मीन कलर। लेकिन जैसे ही ये 7 कलर ऑफ लाइट इंटर करेगा सेकेंड प्रिज्म से तो वापस ये कंबाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबाइंड। तो ये वापस से कंबाइंड हो गया। देखना ध्यान से, जैसे ही ये फर्स्ट प्रिज्म से सेकेंड प्रिज्म में इंटर किया तो वापस से ये कंबाइंड हो जाएगा। ये वापस से मिलकर के व्हाइट लाइट रेज बन जाएगा। ये वापस से मिलकर के क्या बन गया? और ये जब सातों कलर फिर से मिल गए तो इसका मिक्सचर कैसा दिखेगा? इसका मतलब बाहर कैसा लाइट रेज निकलेगा? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन कैसे? अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रेज सीधा जाता ना भाई। अरे बोलो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रेज सीधा जाता कि नहीं, ये बताओ। लेकिन ये बेंड हो गया ना प्रिज्म के कारण से। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा एक्सटेंड करो तो देखो कुछ ना कुछ तो एंगल ऑफ डेविएशन आया ना, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन आया ना भाई। एक्चुअल पाथ से कुछ तो बेंड हुआ ना, इसीलिए डेविएशन तो हुआ है पर डिस्पर्शन नहीं हुआ। इसी चीज को हम बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये कब पॉसिबल है? 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन। कब पॉसिबल है? 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन। सिंगल प्रिज्म से हमेशा डिस्पर्शन होगा लाइट का, व्हाइट लाइट का। लेकिन अगर हम इस तरीके का 2 प्रिज्म ले ले, दिस इज प्रिज्म फर्स्ट, इसको बोल रहे हैं प्रिज्म फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट प्रिज्म हो गया, और इसको हम बोल रहे हैं प्रिज्म सेकेंड, ये सेकेंड प्रिज्म हो, ये सेकेंड प्रिज्म हो। तो 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन इस तरीके से करते हैं तब पॉसिबल है कि डिस्पर्शन ना हो। वो हमने एरिया डायग्राम से दिखा दिया। बोलो क्लियर है ये चीज? अब इसके अंदर अगर हम दूसरे की बात करें, डिस्पर्शन अब होगा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसका मतलब क्या? सिंगल प्रिज्म से डिस्पर्शन भी होगा और डेविएशन भी होगा। इसका मतलब ऐसा होने के लिए फिर से हमें 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा और एक को इन्वर्ट उल्टा करके ही उसी तरीके से हम लोग कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन देंगे। इसका मतलब अगर सिंगल प्रिज्म से व्हाइट लाइट रेज को पास करें तो व्हाइट लाइट रेज का डिस्पर्शन भी होगा और डेविएशन भी होगा। लेकिन अगर मुझे
डिस्पर्शन करवाना है, डेविएशन नहीं करवाना है, तो फिर से हमें दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा उसी तरीके से। तो चलिए, एक प्रिज्म हमने ऐसा ले लिया और दूसरे प्रिज्म को हमने जस्ट अपोजिट ले लिया, इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके, आगे बात समझ में? इस तरीके से यहां मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब यहां पे हम फर्स्ट प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट रेज को इंसिडेंस करवा रहे हैं। ध्यान रहे, डिस्पर्शन करवाना है पर डेविएशन नहीं करना है। तो डिस्पर्शन हो गया, सबसे कम डेविएशन किसका होगा? स्प्रेड का। अरे बोलो। और सबसे ज्यादा किसका? वायलेट का। सबसे ज्यादा वायलेट का। और मीन डेविएशन किसका? येलो का। तो येलो का मीन डेविएशन हो गया। अब जब ये सेकेंड प्रिज्म में इंटर करेगा तो ये कंबाइंड नहीं होगा, ये अलग अलग ही रहेंगे, स्प्लिट का स्प्लिट ही रहेगा। अरे बोलो, क्लियर है? तो यहां से ये स्प्लिट जैसे था वैसे ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट ही रहेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये और येलो कलर इस तरीके से। देखो यहां कंबाइन नहीं हुआ ना भाई, यहां कंबाइन नहीं हुआ, अलग का अलग ही रह गया। पिछले वाले डायग्राम में देखो ये तीनों कंबाइंड हो गया था, एक पॉइंट पे मीट हुआ था, तीनों एक पॉइंट पे देखो मीट हो गया था। यहां तीनों एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है। अब देखो जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। तो डेंसर से रेयर में जब जाएगा तो ये कैसे बेंड करेगा? सिंपल, ये इस तरीके से पहले हम यहां पे दिखाते हैं। डेविएशन नहीं करवाना है, ध्यान रहे, डेविएशन मुझे नहीं करवाना है। ये सीधा चला जाता अगर प्रिज्म नहीं होता तो। अरे बोलो, प्रिज्म नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट रे सीधा चला जाता। तो अब ये रेड कलर का जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जब जाएगा तो इस तरीके से निकलेगा, इसके पैरेलल। वायलेट कलर इसके पैरेलल, बिल्कुल ये इसके पैरेलल, और येलो कलर भी पैरेलल निकलेगा। अब तुम बताओ, चाहे तुम रेड कलर का देखो, चाहे येलो कलर का देखो, चाहे तुम वायलेट कलर का देखो, एंगल ऑफ डेविएशन तो जीरो है ना, क्योंकि ये इस वाले लाइन के ये पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइंस के बीच एंगल तो जीरो होता है, यानी यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी डिस्पर्शन तो हुआ है पर डेविएशन नहीं हुआ। आया बात समझ में? डिस्पर्शन तो हुआ है पर डेविएशन नहीं हुआ है। इसके पैरेलल हो गया ना, देखो इसके पैरेलल है तो एंगल ऑफ डेविएशन जीरो, इसके पैरेलल है तो एंगल ऑफ डेविएशन जीरो। इसका मतलब डेल्टा रेड भी जीरो, डेल्टा येलो भी जीरो, और डेल्टा वी भी। डिस्पर्शन हुआ है पर डेविएशन नहीं हुआ, डिस्पर्शन हुआ है पर डेविएशन नहीं हुआ है। इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। देखो ये पैरेलल थोड़े ना है, तो कुछ ना कुछ तो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ ना, तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट इक्वल टू, और यहां एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू। आया बात समझ में? यहां एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू,
एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या हो गया, 0। यही है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, और ये हमारा हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्लियर है? ठीक है। ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमने आपको रिवाइज करवा दिया। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर दो तरीके का फॉर्मूला होगा, एक तो आपका डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन होगा, और दूसरा डिस्पर्सिव पावर होगा। और फिर यहाँ पे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसको हमने डायग्राम से समझा, रे डायग्राम से, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और ये डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डेविएशन देखो ना, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा क्योंकि ये सब पैरेलल है ना, ये एक्चुअल पाथ से सारा कलर ऑफ लाइट पैरेलल है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेविएशन नहीं हुआ है पर डिस्पर्शन हुआ है, और पहले वाले में डिस्पर्शन नहीं हुआ था पर डेविएशन हुआ था। तो यही है। ठीक है, चलिए अब चलो YDAC पे आते हैं। किस पे आते हैं, YDAC पे। ठीक है ना, देखो ना टारगेट में लिखे होंगे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट और फिर YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैक्सिमम सवाल वेव ऑप्टिक्स से यहीं से पूछता है, YDAC से पढ़ाते समय बताया गया होगा। तो बोलो क्लियर है? तो मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछा जाएगा, YDSE से। पूरा नाम क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसके अंदर कुछ फॉर्मूला था, पहले हम फॉर्मूला को रिवाइज करवा देते हैं, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर, इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले हमें थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, दो लाइट वेव का मिलना, दो लाइट वेव का सुपरपोज होना ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव, द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव is called as interference of light, interference of light। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कंडीशन भी होता है, किसी भी प्रकार से अगर दो लाइट वेव सुपरपोज कर जाए तो क्या इंटरफेरेंस होगा, नहीं। हमने कंडीशंस बताए थे, दो लाइट वेव जो सुपरपोज कर रहा है दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों वेव का डायरेक्शन भी नियरली सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो कंडीशन क्या है, पहला, बोथ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव मस्ट बी सेम। यानी दो वेव जिनका सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस मुझे करवाना है तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों वेव नियरली सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होना चाहिए, बोथ वेव्स propagates nearly in same direction, nearly in same direction।
तब दो वेव के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होगा, तब दो वेव के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होगा। मान लेते हैं ये मीडियम का कोई पार्टिकल P है, एक वेव इधर से आया लाइट वेव और इस मीडियम के पार्टिकल पे इंसिडेंस हुआ, उसी डायरेक्शन से एक दूसरा वेव आया और सेम टाइम में उसी पार्टिकल पे ये दोनों वेव सेम टाइम में रीच हुआ। अगर ये दोनों वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन सेम है और अगर फ्रीक्वेंसी भी दोनों वेव का सेम हो जाए, अगर ये f1 है ये f2 है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 इसका ω2, अगर दोनों वेव का डायरेक्शन सेम है तो मान लेते हैं दोनों वेव का डायरेक्शन सेम है और दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, तब दोनों वेव के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होगा। तो जिस रीजन में दो वेव का सुपरपोजिशन होता है उस रीजन में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पे दो लाइट रेज का सुपरपोजिशन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हुआ है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जब इंटरफेरेंस होता है मीडियम के जिस स्पेस में दो लाइट वेव का सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस जब होता है, तो इंटरफेरेंस के बाद फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है और कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव। पढ़ाया गया होगा ना। तो दो तरह का इंटरफेरेंस होता है भाई, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब हम इस लाइन को यहां पे लिख सकते हैं कि आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट redistribution of intensity, redistribution of intensity, इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा है, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस दो टाइप के हो गए, एक हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे होगा, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। आई मतलब इंटेंसिटी को कैपिटल आई से, या जरूरी नहीं है कि आई ही मैक्सिमम हो, एम्पलीट्यूड भी अगर मैक्सिमम जहां पे होगा वहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अरे बोलो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा या फिर जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इसलिए अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा। सब पढ़ाया हुआ है। ये वाला बाद में लिखवाए थे जब हम डिफरेंस बता रहे थे, तो ठीक है ना, सब लिखवाया। तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी होगा डिस्ट्रक्टिव। अब अपन लोग यहां से जब दो वेव का इंटरफेरेंस होगा तो एक नया वेव बनेगा, एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। उस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। दो वेव के इंटरफेरेंस से एक रिजल्टेंट वेव बनेगा ना। अरे बोलो, तब पढ़ाया हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। लाइट वेव की बात कर रहे हैं यहां पे, कौन से वेव की बात हो रही है, लाइट वेव की।
तो इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव से एक नया लाइट वेव बनेगा जिसको हम कौन सा वेव बोल रहे हैं? रिजल्टेंट लाइट वेव बोलेंगे। और बोलो ना, दो लाइट वेव जहां पे सुपरपोज कर रहा है, जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे एक नया लाइट वेव बनेगा। उस नई लाइट वेव को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेव। अब इस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। और जिन दोनों जो दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है, वो दो वेव का इक्वेशन अगर हम देखें, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइट वेव, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इंटरफेरिंग वेव, जिन दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है उन दोनों वेव का इक्वेशन क्या होगा? तो उन दोनों वेव का इक्वेशन में पहले वेव का इक्वेशन होगा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, माइनस या प्लस जो भी लेना है, माइनस लेकर चलो या प्लस लेकर चलो, माइनस के x1। और इक्वेशन ऑफ सेकेंड इंटरफेरिंग वेव क्या होगा? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। जब ये दोनों का रिजल्टेंट, दोनों इक्वेशन का जब रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तभी हमें रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा और फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। अरे बोलो, ये हुआ पहले वेव का एम्पलीट्यूड और ये हो गया दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करने के बाद ये जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा पहला एम्पलीट्यूड, कुछ एंगल पे हो गया दूसरा एम्पलीट्यूड, दिस इज a1 वेक्टर एंड दिस इज a2 वेक्टर, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जैसे दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट होगा इसका डायगोनल, वही तो इसका रिजल्टेंट होगा। अरे बोलो भाई, इसका डायगोनल ही तो इसका रिजल्टेंट होगा। कुछ नहीं आ रहा है समझ में? यही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना। तो यहां से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अरे बोलो, तो यहां से अगर स्क्वायर करें दोनों साइड, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई। ये क्या मिल गया? रिजल्टेंट लाइट वेव के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिल गया। अरे बोलो हाँ है ना? अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, तो याद करो एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन टूटा तो हम एक कांस्टेंट लेंगे, तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब यहां से हमने ए आर का स्क्वायर क्या लिखा था बताओ? ए आर का स्क्वायर लिखा था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब एक काम करो, आप यहां से a1 का स्क्वायर निकाल लो। तो देखो तो यहां से a1 का स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ? यहां से a1 का स्क्वायर मिल जाएगा I1 अपॉन के, नहीं मिलेगा a1 का स्क्वायर, ए की जगह a1 कर दो और I की जगह I1 कर दो, और k तो कांस्टेंट एक ही रहेगा। यहां से a2 का स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ?
आई टू बाई के, और यहां से ए आर का स्क्वायर क्या मिलेगा, आई आर और डिवाइड में के। ये तीनों वैल्यू पुट कर दो यहां पे। ए आर का स्क्वायर क्या हो गया, आई आर बाई के। ए वन का स्क्वायर क्या हो गया, आई वन बाई के, आई टू बाई के, प्लस टू ए वन को क्या लिखेंगे, रूट आई वन बाई के इंटू रूट आई टू बाई के इंटू में कॉस फाई। अब यहां से क्या हो गया, ध्यान से देखना, आई आर बाई के इज इक्वल टू, अब यहां से आई वन बाई के प्लस आई टू बाई के और प्लस, अब देखो रूट के इंटू रूट के नीचे तो के हो जाएगा, और ऊपर हो गया रूट आई वन इंटू रूट आई टू, ये टू रहेगा ना, और डिवाइड में नीचे आएगा रूट के इंटू रूट के, तो रूट के इंटू रूट के इंटू कॉस फाई। अब क्या होगा तुम देखो, वन बाई के सब में कॉमन हो गया, वन बाई के से वन बाई के कट गया, तो क्या मिला बताओ तो, आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन, एक ही साथ लिख दिए, इंटू कॉस। तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गया ना भाई, ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी और ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ ये चीजें। अब एक तरफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख रहे हैं और एक तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा तरफ लिख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज यहां पे और निकालेंगे, फेज डिफरेंस। तीन चीज निकालेंगे, एक चीज तो हमने निकाल लिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दूसरा निकाला रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और तीसरा निकाल रहे हैं हम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई। ये कैसे निकलेगा भाई, दोनों वेव का फेज को माइनस कर दो ना, ये पहले वेव का फेज हो गया, दिस इज फाई वन, ये दूसरे वेव का फेज हो गया, दिस इज फाई टू। अरे बोलो है ना, या तो आप फाई टू माइनस फाई वन करो या फिर फाई वन माइनस फाई टू करो। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, फाई टू माइनस फाई वन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोड, कि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा वो। तो क्या होगा जरा देखना, तो फाई टू कितना था, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू और माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन मोड। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस के एक्स वन। और बोलो क्लियर है। अब यहां से क्या हो गया, प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट गया, यहां से क्या मिला देखो, ये हो गया के एक्स वन और माइनस के एक्स टू। और बोलो है ना, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के एक्स टू माइनस के एक्स वन, मोड के अंदर है तो माइनस कॉमन ले लिए तो मोड के बाहर निकलेगा पॉजिटिव बन करके ही, तो मोड के बाहर क्या हो जाएगा, यहां से फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो गया बताना, के एक्स टू माइनस के एक्स वन। अब यहां से के कॉमन ले लिए तो एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहां से एक्स टू माइनस एक्स वन को हम डेल्टा एक्स लिख दिए, क्या लिख दिए, डेल्टा एक्स। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। पढ़े होगे भाई, ये पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, और के वेव कांस्टेंट होता है, पता है ना, ये क्या होता है, वेव कांस्टेंट। और इस वेव कांस्टेंट का एक वैल्यू भी होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, याद होगा। तो के जगह पे क्या रखेंगे, 2 पाई बाई लेमडा, तब हमारा फेज डिफरेंस फाइनल कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के जगह 2 पाई बाई लेमडा इंटू
डेल्टा एक्स। तो ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है। इस फॉर्मूला को हम लोग रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया पाथ डिफरेंस और ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस। और लेमडा वेवलेंथ हो गया। अच्छा, अगर मुझे यहां से डेल्टा एक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो ये इधर चला जाएगा सब, यानी लेमडा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा और इनटू में डेल्टा फाई हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा एक्स, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। अब अपन लोग आते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो पहला बात, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। अरे बोलो, यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए बताओ? रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और इनटू में cos फाई। अब एक बात बताओ, I1 I2 तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं होगा। हमें IR को मैक्सिमम बनाना है, तो हमें IR को मैक्सिमम बनाने के लिए cos फाई को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, क्योंकि IR किस पे डिपेंड कर रहा है? cos फाई पे। इसका मतलब IR को मुझे मैक्सिमम बनाना है तो cos फाई को हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। और सबको पता है कि cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, +1। cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। मिनिमम वैल्यू -1, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू +1। तो cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू +1, तो किस किस एंगल पे हमें cos में +1 वैल्यू मिलता है? तो एक तो 0 पे मिलता है, तो पहला cos में 1 किस पे मिलेगा? 0 पे। अगला 1 मिलता है 360 पे, यानी 2 पाई पे। अगला मिलेगा 4 पाई पे, अगला मिलेगा 6 पाई पे, अगला मिलेगा 8 पाई पे। इवन नंबर में चलता है। किस में चलता है? इवन नंबर में। तो इनको इन जनरल नहीं लिख सकते हैं 2n पाई। अरे बोल भाई, ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई तो इवन नंबर में है ना ये। तो इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां n कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से। अब n की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया, n की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई हो गया, n की जगह 2 रखोगे तो 4 पाई, n की जगह 3 रखोगे तो 6 पाई, n की जगह 4 रखोगे तो 8 पाई। इसका मतलब क्या कंडीशन हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? cos फाई मैक्सिमम होने पे। cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1। तो किस किस एंगल पे cos फाई 1 होगा? तो 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे, यानी 2n पाई पे। इसका मतलब ये क्या मिला? इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस मिल गया। यही हमारा फेज डिफरेंस है। अरे बोलो, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या मिला? फेज डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? 2n पाई। अरे बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? 2n पाई। वही अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो IR का फॉर्मूला क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू cos फाई। एक बात बताओ, अगर मुझे IR को मिनिमम बनाना है, IR को क्या बनाना है? तो हमें cos फाई को मिनिमम बनाना पड़ेगा, इसको मिनिमम बनाना पड़ेगा। और cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अरे होता है, cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1। तो पहला -1 कितना पे मिलता है? 180 डिग्री पे, 180 पे, यानी पाई पे। अगला 3 पाई पे, अगला 5 पाई पे, अगला 7 पाई पे, यानी ऑड नंबर में नहीं चल रहा है ये,
इसका मतलब ऑड नंबर को कैसे दिखाते हैं, तो ऑड नंबर को 2n-1 से दिखाते हैं, तो 2n-1 इंटू। अब यहां पे n कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से। इसका मतलब ये फेज डिफरेंस किसके लिए मिला, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n-1 इंटू पाई। क्लियर हुआ। अब कितना होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम कितना होगा इसके लिए, तो cos फाई की जगह पे आप +1 रख दो। तो cos फाई की जगह पे +1 रखोगे तो अगर मुझे आई आर मैक्सिमम चाहिए तो cos फाई की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 1। और बोलो है ना, तो आई आर मैक्स क्या मिलेगा बताना, आई आर मैक्स क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, अरे बोलो, और प्लस 2 रूट I1 I2, और cos फाई की जगह कितना रखेंगे, 1। तो यही हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा देखो, इसको लिख सकते हैं I1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। देखना इसको ब्रेक करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे यही मिलेगा। ये हमें मिल गया आई आर मैक्स, ये आई आर मैक्स का फॉर्मूला मिल गया। अरे बोल भाई, ये किसका फॉर्मूला मिल गया, आई आर मैक्स का। किसका फॉर्मूला मिल गया, आई आर मैक्स का। अगर मुझे ए आर मैक्स चाहिए तो ए आर मैक्स में भी cos फाई की जगह 1 ही रखेंगे ना। तो बताना ए आर मैक्स के लिए भी cos फाई का वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये क्या था, याद करो, ये रूट अंडर था ना। अरे बोलो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई 1 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा देखना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंदर वाले को a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो मॉड में a1 प्लस, ये मुझे क्या मिला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ। और यही अगर मुझे मिनिमम निकालना होगा तो cos फाई का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -1। तो -1 रखेंगे तो देखो, तो आई आर मिनिमम क्या मिलेगा, यहां पे आ जाएगा माइनस, cos फाई -1 तो यह माइनस आ जाएगा। तो I1 प्लस I2 और -2 रूट I1 I2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर मुझे ए आर मिनिमम निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख दे, तो ए आर मिनिमम मोड में A1 माइनस A2 हो जाएगा। और बोलो, क्लियर हो गया ये चीजें। अब यहां से अपन लोग YDSC डिस्कस करेंगे, तो आज तो समय है नहीं, तो कल अगर एक्स्ट्रा क्लास होता है तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे YDSC। इतना रिवीजन होना जरूरी था YDSC पढ़ने के लिए। चलो बाय, टेक केयर।